नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी चर्चा है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। सामान्यतया क्या होता है? सामान्यतया क्या होता है कि एक आम व्यक्ति मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक समझ लेता है। बात ध्यान दें, सामान्यतया क्या होता है? एक सामान्य व्यक्ति क्या होता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में को एक समझ लेता है, जबकि एक तैयारी करने वाले बच्चे को और एक संविधान पढ़ने वाले बच्चे को यह जानना चाहिए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बहुत अंतर है। और ये समस्या कई बच्चों की थी जिन्होंने हमको फोन से यह बताने का प्रयास किया कि इसमें जो है सर ये क्या होता है, हमको बता दीजिए। तो मैं बड़ा इसको डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, वो आप टॉपिक समझ लीजिए। दोस्तों, मंत्रिपरिषद एक बड़ा सा घेरा समझो, एक बड़ा सा घेरा समझो जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। ये कैबिनेट ही बच्चों होती है मंत्रिमंडल, ठीक है। तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग हो गया आपका क्या, मंत्रिमंडल। आपका मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक फ्रेम समझो, तो फ्रेम ये है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा आकार है और मंत्रिमंडल उसका मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग है। इसको मैं और आसान समझाने का प्रयास करूं। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद शब्द कुछ नया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पहले प्राचीन भारत में, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में चीजों को हालांकि मैं फिर बताऊंगा, चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत का नाम लिया है। स्वामी अमात्य, दुर्ग, जनपद, राष्ट्र, कोश। तो उसमें अमात्य ही क्या कहलाते थे, मंत्री, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, वो उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, जिसमें सेनापति होते थे, जिसमें वित्त का कार्यभार देखते थे, ठीक है। मतलब वह बैठक, एक समान समझाऊं, वह बैठक जिसमें राजा की जो दरबार लगता था, जिसमें सारे अधिकारी, सारे सदस्य बैठते थे, उसको आप आज के मंत्रिपरिषद समझो। और जब राजा थोड़े से लोगों से बातचीत करता था, किसी महत्वपूर्ण मामले पर थोड़े से लोगों से बातचीत करता था, तो बच्चों को क्या हो गया, मंत्रिमंडल। अब इन दोनों में आप समझ लो कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा स्वरूप हो गया और मंत्रिपरिषद एक बड़ा स्वरूप हो गया और मंत्रिमंडल उसका एक छोटा स्वरूप हो गया। और मैं आसान बता दूं, दिल्ली सल्तनत में दो नाम आते होंगे, मैं हालांकि इसको बताऊंगा। एक नाम है दीवाने आम और दूसरा नाम है दीवाने खास। इससे और क्लियर कर देता है। दीवान मतलब सभा, ए माने का, आम मतलब सामान्य लोगों की। जब सुल्तान, राजा, बादशाह सामान्य लोगों के साथ बैठ के करता था, तो वो क्या कहलाया, दीवाने आम। तो उसकी तुलना आप मंत्रिपरिषद से कर लो। और दीवाने खास, जब राजा एकदम एकदम अपने क्लोजेस्ट अधिकारियों के साथ बैठक करता था, तो दीवाने खास, खास इंपॉर्टेंस, जो महत्वपूर्ण है, जिनके साथ राजा या बादशाह महत्वपूर्ण बातचीत करता था, वो क्या कहलाता था, दीवाने खास। वही अंतर है यहाँ पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। तो मंत्रिपरिषद वह होता है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल क्या होता है, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो उसका मैंने एक तो फ्रेम, उसको मैंने एक समान बात बता दिया क्या अंतर होता है। अब उसमें जो है, इसकी मैंने एक फ्रेम बना दिया है, आप एक देख सकते हो। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें लगभग 60 से 70 सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल, अब देखो, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। ओके, मंत्रिपरिषद में
तीनों श्रेणियां शामिल होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री दोस्तों। ठीक, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नंबर 3 इसमें क्या करता है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। नंबर 3, सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, परंतु यह केवल कागजों पर। जैसे मैं आपको बताया था, राष्ट्रपति सारी शक्तियों का, अनुच्छेद 53 कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसका वह प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है दोस्तों। बड़ा मजा आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो कागजों पर तो वही हाल यहां पर है कि मंत्रिपरिषद के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन वह कागजों पर, जबकि मंत्रिमंडल कार्यपालिक शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करता है वह कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, आगे देखिए, मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में समाहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी चर्चा पिछले लिंक में हुई है। जिन लोग आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो लोगों ने आज देखने का प्रयास किया है, वो 74 और 75 को डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और यहाँ मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम वर्णन हुआ 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय। वो कहानी क्या है, और वो है दोस्तों 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट में इसका पहली बार मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ, क्या कि राष्ट्रपति, सुनिए ध्यान से, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, मेरे एक शब्द पर बहुत कुछ छुपा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सूचना, लिखित हस्ताक्षर से करेगा। गौर करें, मौखिक नहीं। राष्ट्रपति आपातकाल जो जारी करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा, वह मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से करेगा। मौखिक तो मंत्रिमंडल के लिखित शब्द, तो यहीं पर मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ। तो ये अंतर हो गया आपका मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। अब ये मैंने चीज बताया था, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री क्या होते हैं। ये देखिए, कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण पद होता है, जो महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित होते हैं। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, क्या बोलते हैं आपका कृषि मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, वो जिन पर बैठती, जिनकी नियुक्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री। और यही तो कैबिनेट मंत्री ही है दोस्तों मंत्रिमंडल। ठीक है, यही तो कैबिनेट मंत्री ही क्या है, मंत्रिमंडल। ठीक है, प्रधानमंत्री हमेशा इन्हीं के साथ बैठके करता है। माने अगर मैं यहां कह दूं दीवान एक खास, मजा आएगा पढ़ने में बच्चों। ये प्रधानमंत्री दीवान एक खास, जैसे बादशाह दीवान एक खास लगाता था, वैसे ही प्रधानमंत्री इन्हीं के साथ अक्सर बैठके करता है, मंत्रिमंडल के साथ। राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री वो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। गौर से सुने, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहयोगी की काम करते हैं, परंतु ये कैबिनेट मंत्री नहीं होते, और ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग भी नहीं ले सकते। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग भी नहीं ले सकते। इनकी आवश्यकता होगी जब इनके द्वारा किसी कार्य के लिए किसी कागज की जानकारी होगी, तब इनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, आगे एक चीज और उसमें, जिन मंत्रियों को, ये ध्यान दें, जिन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ये बच्चों को कंफ्यूजन करता है, जिन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ध्यान सुने, जिन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, वे कैबिनेट मंत्रियों की तरह, सुने ध्यान से, वे कैबिनेट मंत्रियों की तरह अपना कार्य स्वतंत्रता से करते हैं, परंतु इन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं माना जाता। ये कैबिनेट मंत्रियों की तुरंत स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, पूरी स्वतंत्रता से कार्य करते हैं,
परंतु इन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं माना जाता है। उपमंत्री, उपमंत्री ये इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में सहयोग देते हैं। तो तीनों अंतर मैंने बता दिया बच्चों, क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होता है वो बता दिया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बता दिया। एक टॉपिक है किचन कैबिनेट। जैसे ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद, ये हो गया आपका मंत्रिमंडल, ये कैबिनेट मंत्री हो गए, ये राज्य मंत्री हो गए, ये उपमंत्री हो गए। ठीक है, अब इसी में मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट में, गौर करो बच्चों, कैबिनेट में ही एक छोटा सा मंत्रिमंडल, इसी को कहते हैं किचन कैबिनेट। ये मेरे कॉन्सेप्ट से आप समझिए, ये फिगर से समझें, बहुत मजेदार चीज है। किचन कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल के अंदर भी छोटा सा घेरा, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, अब कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा घेरा, दैट इज कॉल्ड किचन कैबिनेट। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किचन कैबिनेट में 10 से 12 मंत्री होते हैं, जो जिनसे क्या होता है, प्रधानमंत्री अक्सर जो सलाह लेना होता है मैक्सिमम इन्हीं से लेता है। जैसे आप प्रधानमंत्री के चारों ओर घेरा, जो उनके विश्वस्त मंत्री होते हैं उनके साथ जो वो बैठकें करता है, एकदम विश्वस्त होते हैं, वो क्या कहलाता है, किचन कैबिनेट। 10 से 12 मंत्री होते हैं। तो ये आज का टॉपिक हो गया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। हमें उम्मीद है कि इसको आप पढ़ेंगे और कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ लाइनें कोट करके लिखा देना है, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में, छोटे यूपीपी के लेवल तक के परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, लेकिन भैया बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम अपनी तैयारी बड़े स्तर पर करें, छोटे प्रश्न आएंगे तो वो अपने आप हल हो जाते हैं। हमारी तैयारी बड़े स्तर पर होनी चाहिए। मंत्रिमंडल पर कई लोगों ने कुछ कहा है, जैसे क्या कहा, रेमजे म्योर, इन्होंने कहा, क्या कहा, मंत्रिमंडल जहाज का, मंत्रिमंडल जहाज का स्टीयरिंग है, मतलब स्टीयरिंग है, घुमाने वाला जो होता है, मंत्रिमंडल यही को कंट्रोल करता है, जहाज का स्टीयरिंग है। नंबर 2, लावेल ने क्या कहा, कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। ठीक, लावेल ने क्या कहा, कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार है। मैरियट, जॉन मैरियट, मैरियट, कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर पूरी मशीनरी घूमती है। ठीक है, जॉन मैरियट ने कहा कैबिनेट वह धुरी है जिसको चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। ग्लैडस्टोन, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर पिंड चक्कर लगाते हैं, जिसके चारों ओर पिंड चक्कर लगाते हैं। ठीक है,
आगे बैजहाट, बैजहाट कैबिनेट वह हाइफन है, बहुत पूछा गया प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में, जो कैबिनेट वह हाइफन है जो कार्यपालिक और विधायी दोनों को, जो कार्यपालिक और विधायी दोनों को जोड़ता है। बस इतना आपके लिए बहुत है। मंत्रिपरिषद पर कुछ लोगों ने कोट किया है, ये मैंने आपको लिखा दिया, कुछ चीजें हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और है, उप प्रधानमंत्री। ध्यान दें, हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है। गौर कर लीजिए, हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है। ये अपने से सरकारों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे पहले जो गठन हुआ लोकसभा का, जिसमें पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री भी कहा था, ठीक है। ऐसे ही वाजपेयी जी के समय जो है लाल कृष्ण आडवाणी, तो कुछ सरकारों में उप प्रधानमंत्री का पद रहा है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये संविधान में कोई उसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये केवल एक सरकार में एक अच्छा पद बनाने के लिए इसको बनाया जाता है। उतना आपके लिए बहुत, बाकी आप देख लीजिएगा कितने प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंस बात नहीं है। आप यहाँ हो गया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज के लिए हमारी क्लास यही समाप्त होती है। जो लोग आज हमारी वीडियो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर वाला टॉपिक जो देख रहे हैं, उनको मजा आया हो पढ़ने में, क्योंकि पढ़ाई बड़े मजे में होती है, बहुत प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है हमको दोस्तों। हमको पढ़ाई बड़े इत्मीनान से करना है, और इत्मीनान से करना है, एकाग्र होकर के करना है। क्योंकि पढ़ाई का सबसे बड़ा फंडा होता है कि अगर हम एकाग्र हैं, उतनी देर तक हम क्लास के साथ, हमारी वीडियो के साथ, आप क्लास के साथ अपडेट हैं, तो आपको संविधान में कुछ नहीं छूटेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक कंप्लेंट हमारी है कि आप कमेंट नहीं करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, पूरी वीडियो अंत तक देखिए, और मैं एक आध 2-3 के अंदर पेपर सेट करता हूं और आपको सेंड करता हूं, आप उसको हल कीजिए, ठीक है। तो ये आज के लिए हो गया। कल की हमारी क्लास, मतलब इसके बाद में जो हमारी क्लास होगी, वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होगा, और वो होगा पार्लियामेंट, संसद। उसमें हम संसद का गठन पढ़ेंगे, उसकी संरचना पढ़ेंगे, उसकी शक्तियां पढ़ेंगे। तो इसकी टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा। मैंने पहले ही कह रखा है कि हमारी क्लास लंबी हो सकती है, कई भागों में बढ़ सकती है, लेकिन टॉपिक तो कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप कापी कलम लेकर बैठे और पूरी नोट्स बना के चले, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं लिख कर देता हूँ, आपका संविधान से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।